जय महाकाल दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चौहान अकेडमी पर। राहुल अनुराग, जय हिंद दोस्त। करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने आपको मैपिंग के बारे में परसों पढ़ाया था। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो मैं आपको मैपिंग पे काफ़ी चीज़ें बताई थी कि वर्ल्ड मैप पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी होती है जो मैं आपको बता चुका हूं। और वर्ल्ड मैप स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड मैप में मैं आज आपको एशिया जो कि हमारा महाद्वीप है उसमें जितने भी कंट्रीज होते हैं सभी के बारे में बताने वाला हूं, ठीक। एक एक करके सभी को मैं पॉइंटिंग कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, ये है हमारा इंडिया यानी कि भारत, नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो देश है वो रसिया यानी कि रूस। उसके बाद रूस, पूर्वी देश देखेंगे सबसे पहले रूस। उसके बाद यह है आपका मंगोलिया, चाइना, यहां पे आएंगे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। यह है आपका जापान जिसमें यहां पे है इसकी राजधानी टोक्यो। यहां पे हाल ही में दोस्तों पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं। गुड मॉर्निंग जगन दवार, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ आगे चलते हैं, ये आपका ताइवान और आगे ये फिलीपींस द्वीप समूह है, ओके। इसके अलावा भारत के कुछ, ये नेपाल है, यहाँ पे ये भूटान पड़ोसी देश हैं। नीचे श्रीलंका है, यहाँ पे मालदीव है। इसके बगल में देखेंगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान है। इसके जस्ट बगल में ईरान, ईरान के बाद इराक है और फिर तुर्की। ईरान, इराक, तुर्की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा हम अगर बात करें तो इन्हें याद रखिएगा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है। पांचों किस्तान है आपके। इसको आप कऊ तू ता की से याद रख सकते हैं। किससे? कऊ तू ता की। कहां से आपका कजाकिस्तान, ऊ से उज्बेकिस्तान, तू से तुर्कमेनिस्तान, ता से ताजिकिस्तान, की से किर्गिस्तान। इसको 4-5 बार आप दोहराएंगे, अपने आप आपको याद हो जाएगा। कैसे? कऊ तू ता की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है, याद रहेंगे। इसके अलावा आपके यहाँ पे सीरिया है, सीरिया के नीचे यहाँ पे इजराइल है और फिर यहाँ सीरिया है, सीरिया के नीचे जॉर्डन है, फिर इजराइल है, यहाँ पे लेबनान है और ये जो दिख रहा है आपको ये साइप्रस है, ओके, ये देश हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जॉर्जिया है, ये कुछ देश हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तुर्की जो है, तुर्की का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे भी है, ये जो यूरोप का क्षेत्र दिख रहा है, ठीक, पानी की दूसरी तरफ। चलिए, तो आज के कुछ करंट अफेयर आपके पैरा ओलंपिक से संबंधित हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल कौन से क्रम के खेल हैं, बताइएगा। तो दोस्तों हाल ही में जो पैरा ओलंपिक खेल हुए हैं हमारे लगभग 24 अगस्त से स्टार्ट हुए थे 6 सितंबर तक। उनमें जो क्रम था पैरा ओलंपिक गेम्स का वो कौन सा था? 16वां था। याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक का पूछ रहा है, ओलंपिक का नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ओलंपिक की अगर हम बात करें वो 32वां था और पैरा ओलंपिक का 16वां, याद रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग था उसके लेखक और गायक कौन थे, बताइएगा। बताइएगा, इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी आंसर करेंगे। आंसर द क्वेश्चन प्लीज। काफी लोग आज जुड़ गए हैं, क्या बात है। रजत पवार बोले हैं 32। दोस्त यही याद रखना कि पैरा ओलंपिक का पूछा था, ओलंपिक का नहीं, ठीक है। इसमें आपको होश नहीं खोने हैं अपने। बताइए, क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग के लेखक और गायक कौन थे। तो दोस्तों संजीत सिंह जो थे, इसके लेखक भी संजीत सिंह है और गायक भी संजीत सिंह है, ठीक है दोस्तों। लेखक भी संजीत सिंह है और गायक भी कौन है? संजीत सिंह ही है। सॉन्ग, इसकी थीम सॉन्ग क्या था? कर दे कमाल तू। क्या था दोस्तों? कर दे कमाल तू, ठीक है। इसको गाया किसने है? संजीत सिंह ने गाया है और लिखा किसने है? संजीत सिंह ने ही लिखा है। दोस्तों संजीत सिंह की अगर हम बात करें तो ये कहाँ के हैं? ये लखनऊ के, याद रखिएगा।
लखनऊ कहाँ की राजधानी है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की। ओके, और ऑप्शन में क्या है? सपना चौधरी। सपना चौधरी के गाने तो आपने सुने ही होंगे, ये सभी याद होंगे अच्छे से। ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक का समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थी? बताएंगे समापन कार्यक्रम में। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। उद्घाटन समारोह और समापन समारोह। यहां पे आपका पूछा गया है कि समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थी। ऑप्शन है मरियप्पन थंगावेलु, टेकचंद, अबनी लखेरा या देवेंद्र झंझाड़िया। बताएंगे सभी, आंसर करेंगे। वो काफी लोग ऑनलाइन है। तो दोस्तों मैं यहां आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पे समापन का पूछा गया है तो समापन में जो है अबनी लखेरा ने किया था इसका ध्वजवाहक, और अगर उद्घाटन की बात पूछी जाए तो किसने? टेकचंद ने। ठीक है दोस्तों, उद्घाटन समारोह में तो ध्वजारोपण किया था वो टेकचंद ने किया था, समापन में किसने किया था? अबनी लखेरा जी ने। अबनी लखेरा की अगर हम बात करें तो ये शूटिंग की एक खिलाड़ी है, किसकी दोस्तों? शूटिंग की, और इन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत को पहला पदक दिलाया था। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है अगर पूछा जाए तो दोस्तों ये है जयपुर की। जयपुर जो कि कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की है क्या? याद रखिएगा। ठीक, संदीप चौहान बोल रहे हैं डी आंसर। दोस्त डी आंसर नहीं होगा, देवेंद्र झंझाड़िया जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, देवेंद्र झंझाड़िया के बारे में बात करें तो इन्होंने देश को लगभग 3 मेडल दिलाए हैं। 2004 का, 2016 में और 2020 में। 2004 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, 2016 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और हाल ही में अभी कौन सा मेडल जीता है आप बताएंगे। ठीक है, 2020 में। याद होना चाहिए सभी को। कौन सा जीता दोस्तों 2020 में? बताइए। चलिए बता देता हूं कौन सा जीता है। सिल्वर। याद रहेगा, 2004, 2016 और 2020। तो 2004 ये एथेंस में हुआ था। कहां पे दोस्तों? एथेंस में। 2016 जो हुआ था वो रियो में हुआ था, और 2020 का जो हुआ है वो टोक्यो में हुआ है। तीनों चीजों को याद रखिएगा। टोक्यो किसकी राजधानी है? कमेंट करके बताएंगे सभी। हाल ही में मैंने आपको मैपिंग में पॉइंट आउट किया था टोक्यो। तो इससे क्या क्या याद रखना है? अभी याद इतना रखना है कि समापन जो किया था वो किसने किया था? अबनी लखेरा जी ने, और उद्घाटन टेकचंद जी ने। साथ ही साथ देवेंद्र झंझाड़िया के बारे में याद रखेंगे। 2004 का जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल इन्हें मिला था, 2016 में भी गोल्ड मेडल मिला था, और 2020 में सिल्वर। ठीक है, याद रहेगा। तो इन्होंने टोटल देश को कितने मेडल दिलाए हैं? 3। ये भी याद रखना, 2004 का जो हुआ था वो एथेंस में हुआ था, 2016 का रियो में, और 2020 का टोक्यो में। याद रहेगा। संदीप चौहान सिल्वर। हाँ संदीप, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएंगे, टोक्यो पैरालंपिक का समापन में ध्वजवाहक कौन थी? अबनी लखेरा। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर मतलब सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे सभी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 2021 का। बताइए। बहुत सारे लोग ऑनलाइन हैं, आंसर आने चाहिए सभी के। दोस्तों एक लाइन ध्यान से पढ़ लेना। आपके बारे पूछा क्या है? टोक्यो पैरालंपिक मतलब पैरा ओलंपिक में पूछा है, याद रखेंगे। किसमें? पैरा ओलंपिक में। ओलंपिक का मत लगा देना। हाँ, आंसर आने स्टार्ट हुए हैं। संदीप चौहान चाइना, चीन ने। चलिए और बताइए, और कोई है? मेडिटेशन एंड पीसफुल वीडियो, चीन। ओके, और कोई? सत्यम पटेल, जापान। अरे वाह, तुक्का भी बहुत अच्छे लगाते हो। चलिए देखते हैं। देखिए पैरालंपिक जो गेम्स हुए हैं इसमें हाल ही में शीर्ष पर रहा है हमारा चाइना। कौन रहा है दोस्तों?
चाइना। याद रखिएगा पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, ओलंपिक की अगर बात की जाए तो यूएसए आ जाएगा। ठीक है, कौन? यूएसए। दोस्तों यहाँ पे भारत की जो रैंक रही है वो कौन सी रैंक है? 24वीं, 24th रैंक भारत की है, जिसमें भारत ने टोटल 19 पदक जीते हैं। 19 पदक में से कितने? 5 गोल्ड हैं। कितने गोल्ड हैं दोस्तों? 5 गोल्ड हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? सुमित अंतल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर और सुहास यथिराज। बताइए किसने नहीं जीता है? ये बताना है, ये नहीं बताना किसने जीता है। किसने निम्न में से स्वर्ण पदक नहीं जीता है? बताओ किसने नहीं जीता है? सुहास यथिराज। ठीक है, चलिए सभी कमेंट करेंगे किसने नहीं जीता है। बताएंगे सभी? कमेंट आ रहा है सुहास यथिराज। निखिल श्रीवास्तव, भारत हमेशा पीछे रहता है। दोस्त ऐसा नहीं है, भारत हमेशा आगे रहता है। अगर मैं बात करूं 2016 की, तो इसमें इसकी अपेक्षा 2020 में भारत को ज्यादा मेडल मिले हैं। अब बताइए आगे या पीछे है? दोस्तों दूसरों से कंपेयर कभी मत करो, अपने आप को कंपेयर करो कि आप कितने आगे जा रहे हो। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो दोस्तों सुमित अंतल ने गोल्ड जीता है, मनीष नरवाल ने भी जीता है, प्रमोद भगत ने भी जीता है, कृष्णा नागर ने भी। आपका आंसर सही है संदीप चौहान, सुहास यथिराज। दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा सुहास यथिराज। ए कौन है दोस्तों? ए है नोएडा के डीएम। कहाँ के? नोएडा। नोएडा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। यहाँ के कौन है? कलेक्टर हैं। याद रखिएगा सुहास यथिराज। ठीक है, कहाँ के कलेक्टर हैं? सुहास यथिराज नोएडा के कलेक्टर हैं, जिन्हें सिल्वर मिला है। क्या सिल्वर? एक क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन में इन्हें गोल्ड तो नहीं मिला, लेकिन क्या मिला है? सिल्वर। लेकिन आपको यहां क्वेश्चन था कि किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता है, तो कौन आंसर हो जाएगा? सुहास यथिराज। याद रखिएगा दोस्तों। यहीं पे और भी देख लेते हैं। अवनी लखेरा की अगर मैं बात करूं, एक नाम है यहां पे अवनी लखेरा। ठीक है, यहां पे दोस्तों कृष्णा नागर और दूसरे प्रमोद भगत, इन दोनों को सुमित अंतल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, इन दोनों को बैडमिंटन में गोल्ड मिला है। किसमें दोस्तों? बैडमिंटन में। ठीक है, सुहास यथिराज को बैडमिंटन में ही क्या मिला है? सिल्वर। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी है। अवनी लखेरा और मनीष की अगर मैं बात करूं, कौन कौन? अवनी लखेरा और मनीष नरवाल, दोनों को शूटिंग में। किसमें दोस्तों? शूटिंग में दोनों को गोल्ड मिला है। 2 लोगों को शूटिंग में मिला है, 2 को बैडमिंटन में मिला है और 1 को किसमें मिला है? कमेंट करेंगे अगर आपको पता है तो। किसमें मिला है? प्रमोद भगत। बताएंगे दोस्तों? याद रखना है अच्छे से। भारत में 5 स्वर्ण पदक मिले। कितने? 5। 5 में से अवनी लखेरा और मनीष नरवाल को शूटिंग में मिला है, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर को बैडमिंटन में मिला है। ठीक है, इसके अलावा सुमित अंतल की अगर हम बात करें, इनको जैवेलियन थ्रो में मिला है। किसमें? जैवेलियन थ्रो, यानी कि भाला फेंक में। ठीक है, किसमें? भाला फेंक में। याद रहेगा 5 चीजें। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है भाविनबेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक किस खेल में जिताया? भाविनबेन पटेल। आंसर करेंगे सभी।
बताइए, शूटिंग, भाला फेंक, या टेबल टेनिस और टेनिस। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे? बताइए। चलिए, तो दोस्तों यहां पे टेबल टेनिस में इन्होंने दिलाया था, किसमें? टेबल टेनिस, याद रहेगा, ठीक है। भावेनबेन पटेल, पहला जो पदक भारत को मिला था वो इन्हीं ने दिलाया था, जो कि कौन सा था? सिल्वर, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टोक्यो पैरालंपिक खेल में भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया था? कितने लोगों ने हिस्सा लिया था इसमें, बताएंगे? तो भारत के टोटल, भारत ने 9 खेलों में, खेल कितने थे दोस्तों? 9 खेलों में भारत से 54 प्लेयर गए थे। कितने? 54, 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था भारत की तरफ से। कितने खेलों में? 9 खेलों में, याद रखिएगा। ओके, एक बात जरूर याद रखना, मैं टोक्यो पैरालंपिक की बात कर रहा हूं, ओलंपिक की नहीं, ठीक? किसकी? पैरालंपिक की। टोटल 9 खेलों में, और कितने प्लेयर? 54 भारत से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला, वह महिला कौन है जिसने 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं? 2, याद रखिएगा। राधा नामदेव, जय श्री राम, जय श्री राम राधा। कमेंट करेंगे सभी, किसको मिला था? 2 किसने जीते? एक गोल्ड जीता है, दूसरा कौन सा? ब्रॉन्ज। एक गोल्ड मेडल और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल, किसने जीता है? कमेंट करेंगे सभी। राज, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर। ये जीता है अवनी लखेरा ने। किसने? अवनी लखेरा ने, जो कि प्लेयर है शूटिंग की। किसकी? शूटिंग की। इन्होंने 10 मीटर में गोल्ड जीता है और 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। दोनों मेडल याद रखेंगे। एक महिला जिन्होंने पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? 2 पदक जीते हैं। कितने दोस्तों? 2। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इनके बारे में। ये कहाँ की रहने वाली है? जयपुर। कहाँ की है दोस्तों? जयपुर की, ठीक। रविंद्र शंकर तिवारी लिख रहे हैं सी। हाँ दोस्त, सी आंसर सही है। और देवेंद्र प्रसाद, राम राम, राम राम बेटा, राम राम ब्रदर। ममता धुर्वे, अवनी लखेरा, ठीक, आपका आंसर सही है। और रविशंकर तिवारी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर। राधा, अवनी लखेरा, आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राधा नामदेव, जयपुर, ठीक, जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 7 दिसंबर या 20 अगस्त? बोलिए, आंसर तो नहीं देखा किसी ने? कमेंट करेंगे सभी, देख लेते हैं। तो एक कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ठीक है। हर साल 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसे आधिकारिक रूप से पहली बार 1996 कब मनाया गया था? 1996 में, याद रखिएगा, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। मतलब इसकी जो शुरुआत है वह 1996 से की गई है और हर साल 7 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। ममता धुर्वे बोले 7 दिसंबर, ओके, सही है। राधा, आपका भी सही है। और फराह शेख, आपका भी सही है। सत्यम पटेल, आपका भी सही है। सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। और रविशंकर तिवारी सी, आपका भी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस बताएंगे सभी, कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। दोस्तों, ये दिवस हैं जो पूछे जा सकते हैं, है ना, इसलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। कौन? 2 दिसंबर आंसर आया एक, और बताएंगे सभी आंसर करेंगे।
एक आंसर आया हमारे पास 2 दिसंबर। बहुत ही बढ़िया, आंसर क्या होगा इसका? 2 दिसंबर, याद रखिएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा दोस्तों? 2 दिसंबर। बाकी और कोई है जो इसे मान्यता देता है 2 दिसंबर को? काफी लोग हैं 2 दिसंबर कहने वाले। अलका, रविशंकर, राधा, दीपक, भरत। चलिए बहुत बढ़िया, काफी अच्छी तैयारी चल रही है मतलब आप लोगों की पुलिस के लिए। एक बात याद रखना, पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक बात याद रखना, कुछ पेपर्स का एनालिसिस मैंने किया था, उसमें अगर देखा जाए तो लगभग 2017 के एग्जाम में 38 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 36 से 40 क्वेश्चन यानी कि 38 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाएंगे। किससे? मैथ से। तो इसको छोड़ना मत, मैथ को अच्छे से करते रहिएगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं लगभग 27 से 30 क्वेश्चन, जहां पे हम लगभग 28 क्वेश्चन मान के चलते हैं जो कि रीजनिंग से आएंगे। तो दोस्तों अगर पुलिस के एग्जाम की मैं बात करूं तो रीढ़ की हड्डी आपकी मैथ और रीजनिंग होने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा, मैथ और रीजनिंग आपकी रीढ़ की हड्डी होने वाली है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से पूछने वाले हैं। ठीक है, एमपी जीके की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां से लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मुश्किल से कितने? 5 क्वेश्चन। आप जितनी जानकारी आपके पास है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो थिंग्स हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, आपके काम आएंगे। ठीक है, अगर वर्ल्ड की जीके जीएस की अगर हम बात करें तो यहां से लगभग 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों? लगभग 10 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। कितने? लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके करंट से, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। याद रखिएगा, कल ही जेल प्रहरी का रिजल्ट आया है और इसका कट ऑफ जो है वो कितना का आया है आप समझ ही सकते हो, है ना? इसका कट ऑफ कितना गया है आप इससे समझ सकते हो कि पुलिस का कट ऑफ कितना जाना चाहिए। चूंकि वैकेंसी इसमें कम थी उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा गया है। कुछ लोगों ने क्या किया, ईडब्ल्यूएस फर्जी बनवा लिया था। इस बात देखें तो ओबीसी की लिस्ट से भी ज्यादा लिस्ट जो गई है, कट ऑफ गया है, वो ईडब्ल्यूएस का गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पुलिस का कट ऑफ भी आपका बहुत ही शानदार जाने वाला है। तो लगभग टारगेट बना के चलना 18 प्लस का। कितना दोस्तों? कम से कम 80 प्लस का टारगेट बना के चलना है। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। तो 38 नंबर कम से कम मैथ में, रीजनिंग में कम से कम 28 क्वेश्चन, एमपी जीके से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो वर्ल्ड की जीके होते हैं वहां से लगभग 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट के आने वाले हैं, इसलिए एमपी का करंट पढ़ते रहें और साथ ही साथ विश्व में जो मेन चीजें हैं उन्हें तो याद कर ही लीजिएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके साथ ही साथ कल से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 2021 के जनवरी से लेके अभी तक का सारा करंट आपको मैं खुद करवाऊंगा। ठीक है, डेली क्लास लेंगे, एमसीक्यू भी उसमें करवाए जाएंगे। उसके पहले सारी थ्योरी आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसको आप पढ़ लेना और यहाँ पे भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो कॉस्ट कितने हो गए? 38 और 20 48 और 8 लगभग 56, 5 61, 60 मान लेते हैं, 10 70 और यहाँ पे आपके जो साइंस से क्वेश्चन बनेंगे, साइंस जिसमें फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी है, ठीक है, या और बायोलॉजी भी, इससे लगभग कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप मान के चलो। साइंस से आपके लगभग 10 क्वेश्चन मान के चलो। मैथ से 38 से 40 के बीच में या 42 भी हो सकते हैं। रीजनिंग में 28 से 30-35 के बीच में 28 से 30 क्वेश्चन आएंगे ही। एमपीजी के 5 और जीके जो है वो 10 नंबर की, करंट से 7 से 8 हो सकते हैं। इसी तरीके से लगभग आपका एग्जाम आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। तो 2 दिसंबर को दोस्तों प्रतिवर्ष क्या होता है, विश्व भर में राष्ट्रीय समुदायों के बीच कंप्यूटर साक्षरता को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए, ठीक है, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की अगर मैं बात करूं, ये तकनीकी कौशल जो है दोस्तों उसको बढ़ावा देने पर जोर देता है। इसका जो लक्ष्य है बच्चों और महिलाओं को और अधिक सीखने तथा कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग करने में सक्षम बनाना है। दोस्तों आज का जीवन अगर देखा जाए तो दैनिक जीवन में कंप्यूटर का बहुत ही महत्व आज की डेट में है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लगभग कितने लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है?
दोस्तों ये अभी तक की बात कर रहे हैं हम, अभी तक लगभग कितने श्रमिकों का पंजीकरण इस पोर्टल पे किया गया है आप बताएंगे, आंसर देंगे सभी। चलो बताइए कितने श्रमिक दोस्तों, 30 सेकेंड रुकता हूं मैं। सभी का आंसर आना चाहिए। एक आंसर आया डी, बहुत बढ़िया राधा। अगला आंसर आया ए, अलका बमिया, यही लिखा है ना, बमनिया, ठीक। राधा 46 लाख, रविशंकर तिवारी ए। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 लाख। कितना दोस्तों, 46 लाख, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो पेंशन योजना है, इसमें अब तक, अभी तक की बात कर रहे हैं हम, 46 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। पीएम जो योजना है श्रम और रोजगार मंत्रालय की, उसके द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सामुदायिक सेवा केंद्रों CSC के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, अगर आप में से कोई इसमें अपना पंजीकरण करवाना चाहता है तो आप CSC सेंटर पे आप जाएंगे और वहां से पंजीकरण करवा सकते हैं। ठीक है राधा, आपका आंसर सही था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कितना 100%? बताइए। MP? कौन सा? MP में अभी टीकाकरण चल रहा है और यहाँ पे लिखा है कि पूरा 100% का जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिया है। किसने किया? क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? बताइए। MP? आप बताओ क्या है? MP है? अरुणाचल प्रदेश? चलिए तुक्का लगाने की टिक देख के नहीं आई हूं आज। रविशंकर ए, अलका बमनिया डी, वर्षा साहू बी, सिकेश झालिया डी। क्या है? मुझे लगता है ये सही है ना, ये ही सही है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में अपना लक्ष्य जो है 100% हासिल किया है। जानते देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं और इन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक, दोनों खुराक, ठीक है, के साथ योग्य आबादी के 100% मतलब 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो उनके राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। मतलब पहला राज्य है हमारे भारत का। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 100% पात्र नागरिकों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक पिलाने के मामले में इस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन खत्म। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए। काफी लोगों ने आंसर सही दिया था। मिशन खाकी, हैवेंद्र, सत्यम, आदित्य, सिकेश, वर्षा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हैव अ नाइस डे।